कक्षा 12 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव। ये चित्र देखें आप। चित्र के साथ ही शुरुआत करते हैं। कितना बड़ा दंश, कितना बड़ा विरोध, कितनी बड़ी पीड़ा विभाजन के वक्त हुई थी। विभाजन के वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बनकर रह गए। उनको अपनी रेसा रेसा जिंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी। हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जाने गए, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा नरसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहा। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी, लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए हम उन अनुभवों के इतिहास को कैसे रख सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदों और उनकी सीमाओं को दिखाया गया। साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कुछ जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती, परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। कैमरिक तस्वीरों में हमें उस समय की हिंसा का एहसास होता है। देखिए आप, दंगा फसाद और जब दुखदाई जो घटनाएं हो रही थी। आगे आए बंटवारे के कुछ अनुभव। यहाँ 3 घटनाएं दी हैं जिसका बयान उन दुखद दिनों के गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे। उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना जबरदस्त कहर कैसे ढाया। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। शोधकर्ता की रिपोर्ट। मैं 1992 की सदियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे, जितना उनके लिए करना जरूरी था। उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फोटो कापियाँ अगली सुबह मेरे पहुंचने के पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना, पर लौट कर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते हुए उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल? मेरा मतलब, मेरे वालिद जम्मू से थे। जम्मू जिले के एक छोटे से गांव के बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था। अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। एक रोज तीसरे पर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वे ही एकमात्र मुस्लिम जवान हैं जो जिंदा बचे। अपने पूरे खानदान को वे पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे। अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। वे अब्बा की मदद को राजी तो हुई, मगर बोली, बेटा, अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम लोगों को भी धर लेंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ चलो जहाँ इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहाँ मुर्दों जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा, सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पौ फटते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहाँ गए जहाँ लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दी।
कोई घंटे भर बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहाँ आदम का। उनमें से एक चिल्लाया, किसी भी कुछ जान बची है, किसी में कुछ जान बची है। और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ लाठियों और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते हैं कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किस तरह कुछ सेकंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घड़ी ही तो है, चलो चलो यहाँ से, अंधेरा होने लगा है। अब्बा की तकदीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वे सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुँचे तक वे रुके ही नहीं। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ कि एक हिंदू भाई माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। मैंने कहा, अगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद से हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं हैं। सो मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूँ वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। बरसों हो गए किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। देखें आप। शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहाँ मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी। मैनेजर ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए आपको मैं कमरा तो दे नहीं सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूँ, एक किस्सा सुना सकता हूँ। इतने ललचाने वाले प्रस्ताव को मैं कैसे नहीं कर सकता था। मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक का छोटी चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यथित आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास वाले कैथेड्रल बड़ी गिरजाघर को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रुककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर से है? उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ। मैं इकबाल अहमद हूँ। इकबाल अहमद लाहौर से? रुको रुको। वह रुको की आवाज़ मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, ये सिख मुझे ख़त्म ही कर देगा। पर कोई और चारा नहीं, इसलिए मैं रुक गया। और भारी भरकम सिख दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे कसकर भींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं। यह चित्र देखें आप। ओ भयावह। ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। ये देखें। शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है। अभी मुझे भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह से याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट आऊँ। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हैं तो वह एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरसक रोकते रोकते उसके मुंह से निकल गया, ओह हिंदुस्तानी। मैं समझा था आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूँ, पर वह अड़ा रहा। ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव का गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। ये अभी अनुभव आपके बीच में। ऐतिहासिक मोड़, बंटवारा या महाध्वंस, होलोकास्ट। अभी जो संस्मरण पेश किया गया उसमें बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ, करोड़ों उजड़ गए, रातों रात रजनबी जमीन पर रिफ्यूजी बनकर रह गए।
इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमान में भी मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों की भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद इस या उस पार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी से ठोकर खाई वे बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए। बचपन की यादें उनसे छीन ली गई। अपनी स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। ये देखिए आप, बैलगाड़ियों पर अपने परिवारों सामानों के साथ 1947 किस तरह से लोग क्या यह एक विभाजन, एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला आपकी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा बढ़ता, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी। इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते, मार्शल्ला, महामारी और रोला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान कई हत्याएं, बलात्कार, आगजनी, लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस, होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया। जाहिर है वे सामूहिक नरसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल, क्या ये संज्ञाएं और सब सही हैं? आपने कक्षा 9 में नाज़ी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक लिहाज से देखें तो सन 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था। अगर था तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947-48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाज़ी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। रूढ़ छवियों की ताकत। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारों की उपज है। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़ जाते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया है उनके वंशज हैं। पत्रकार R.M. मर्सी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ छवियों की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकेश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहुईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। हालांकि इनमें कुछ छवियाँ विभाजन से भी पहले की है, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ईश्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। विभाजन ने ऐसी स्मृतियाँ, घृणाएं, छवियों और पहचानें रच दी हैं कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली आ रही। ये नफरतें सामुदायिक टकराव के साफ झलकती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकराव ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान कोई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपस फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान इन समुदायों की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं।
पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे। उन प्रलंकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों ने दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। देखें आप, चर्चा विद्यार्थी करेंगे इन संदर्भों में। अगर आपने कोई विभाजन संबंधी कहानियां सुनी है तो उसे याद कीजिए, या सोचिए कि विभिन्न समुदायों के बारे में आपकी अवधारणाएं इन कहानियों से कैसे बनी। कल्पना कीजिए कि अलग अलग समुदायों के लोग एक ही कहानी को कैसे बयान करें। लोग वहीं सामान अपने साथ लेकर चले जिसे वे उठाकर ले जा सकते थे। उजड़ने में लोगों को गहरे नुकसान का एहसास हुआ। जहाँ वे पीढ़ियों से रह रहे थे उन स्थानों से उनका विच्छेद हो गया। ये देखिए आप, स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ से जब उसे हटना होगा तो उसकी पीड़ा उससे होगी। विभाजन क्यों और कैसे हुआ? एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। कुछ इतिहासकार भारतीय भी और पाकिस्तानी भी हम मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की असमझ की औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे। मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मिलजुल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला। फिर यह भी महत्वपूर्ण कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुआ। उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों, जिनका 1919 में विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीति की प्रवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुंचाएं। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इन अस्मिताओं को ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक अस्मिताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थी। अब अक्सर धार्मिक अस्मिताएं समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गई। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनावी क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्र की प्रत्यक्ष देन है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई। 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव भरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गोरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्ध की कोशिशें, यानी कि नौ मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना, जिससे मुद्दों पर गुस्सा आया। दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग प्रचार और तंजीम संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे जैसे मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदाय में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे। देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिक दंगों से समुदाय के बीच फर्क गहरे होते गए। हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियाँ भी निर्मित होती गई। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं है कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा, सांप्रदायिक कला तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। पहले भी सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फर्क है और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा। मस्जिद के सामने संगीत। किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत के बजाए जाने से हिंदू मुसलमान हिंसा हो सकती थी। शुरुआती मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत में खलल मानते थे। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं, बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं। आप भारतीय हैं, परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं।
परिवारों की आय में फर्क होते हैं, इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांश का कोई न कोई धर्म है और हमारी ज़िंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरे शब्दों में हमारी अस्मिताओं के कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती हैं। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। सांप्रदायिकता उस राजनीति कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती हैं। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वे इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हों, मानो अस्मिताएं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती नहीं है। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को दबाती है, उस समुदाय की एकता पर जोर देती हैं और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती हैं और ऐसे हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता की विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी भी बहु धार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वह विरोध और झगड़ों के बीच बो रहा है। 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, 7 में अपनी सरकारें बनाई। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इन चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिल पाया। उत्तर पश्चिम प्रांतों में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में से उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों को तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि अल्पसंख्यक हैं। ऐसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती। कांग्रेस एक हिंदू दल है, परंतु जिन्ना की जीत की लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए उसमें बहुत कम लोगों को मंजूर थी। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमजोर था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में न के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई। केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन भी अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, न कि कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रैडिकल बयानों से रूढ़वादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज़्यादा जोर देने लगे थे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक का कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह सवाल उठाया कि कांग्रेस के सदस्यों का लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत वर्तमान में मध्य प्रदेश में ही स्थित थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया, कांग्रेस सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंग बस यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में आरएसएस नागपुर
से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला था। 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। पाकिस्तान का प्रस्ताव, पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। यह स्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह एक ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। मगर इस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। हम आगे बढ़ें इससे पहले उन बिंदुओं की तरफ भी ध्यान दे लें। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया। जल्द ही लीग की यूपी की विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी। यह मुस्लिम लीग का संक्षिप्त। और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जात एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। और यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब में हिंदू मुस्लिम और सिख भूस्वामी के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923-47 के बीच काफ़ी ताकतवर थी। यूनियनिस्ट पार्टी। महासंघ या परिसंघ, आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफ़ी हद तक स्वायत्त और संप्रभु राज्यों का संघ, जिसकी केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होती हैं। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया था। विभाजन का अचानक हो जाना। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा, उसके भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जिंदगी जाने वालों में बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैतरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका भी सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने, मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। युद्धोत्तर घटनाक्रम, जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाए जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा।
सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई, क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा किसी और को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वोटों की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों के समझ से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग की पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इस वार्ताओं में उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे और पश्चिमी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर मुसलमान थे। अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और अंग्रेजों के प्रति लगातार वफादार रहे थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव में सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों को में से 86.6% उनके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभावशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वो भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10-12% तक के कोई प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल 1% लोगों को मताधिकार मिला था। हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले उन तथ्यों को भी देख लें। देखें आप, मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 1940। मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग थी कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिसमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। लीग की मांग क्या थी? क्या वह वैसे पाकिस्तान की मांग कर रही थी जैसा हम आज देख रहे हैं? और इस तरफ देखें आप, इस तस्वीर को देखें, मोहम्मद अली जिन्ना और यहाँ पर महात्मा। नवंबर 1949 में वायसराय के साथ बैठक में पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना। विभाजन के एक संभावित विकल्प। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर होती और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों को समूह क, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह ग और पूर्वोत्तर असम सहित कई मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह ग में रखा गया था। प्रांतों की इस खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्रवाई और विधायी शक्तियाँ उनके पास ही रहने वाली थी। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज़्यादा देर नहीं चल पाया, क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग अलग थी। लीग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह ख और ग के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा और समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी। शुरुआत में समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उसके बाद समूह से निकलने का अधिकार होगा और बदली हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया। कांग्रेस ज़्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। विभाजन की ओर कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जवाब बनाने के लिए, आप ये चित्र देख लें, NWFP में महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता था, सुशीला नायर, अमतुस सालेम के साथ
अक्टूबर 1938। ये देखिए, यह चित्र देखिए। तीन समूहों वाले भारतीय संघ के बारे में कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था वह यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। 1941 के मुस्लिम बहुल इलाके, 1941 के हिंदू बहुल इलाके, राजकुमारों की रियासतें जिनके पास प्रस्ताव में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था। बीहड़ में एक आवाज़। महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बीहड़ में एक आवाज़ जैसी है, लेकिन फिर भी वे विभाजन की सोच का विरोध करते रहे। किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं। मैं फिर वह दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूं। लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु न माने। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मिट्टी से उपजे हैं, उनका खून एक है, वे एक जैसा भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही जबान बोलते हैं। प्रार्थना सभा भाषण 7 सितंबर 1946। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वह पूरी तरह से गैर इस्लामिक है और मुझे इसको पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। भले ही मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दें, परंतु मुझसे ऐसी बातें नहीं मनवा सकते जिससे मैं गलत मानता हूँ। ये गांधी जी का था। पाकिस्तान के विचार का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने क्या तर्क दिए थे, यह देखिए आप। दंगे के समय की स्थिति। कलकत्ता की सड़कें अगस्त 1946, लोहे की छड़ और लाठियां लिए फंसा दी। प्रत्यक्ष कार्रवाई के फैसले। पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। उस दिन कोलकाता में दंगा भड़क उठा जो कई दिनों तक चला। इसमें कई हजार लोग मारे गए। सन 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल दो हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में रचकर पंजाब के सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृत है, इसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा। इसलिए वे भी कमोबेश इस फैसले के हक में थे कि बंगाल में भी भद्र लोग बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता है वह मुसलमानों की अस्थायी गुलामी। उसके एक नेता ने यही शब्द कहे थे कि आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमजोर थे, इसलिए उनको लगता था कि प्रांतिक विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है। पाकिस्तान कई कारणों से बना। आपके मत में इनमें से कौन से कारण सबसे महत्वपूर्ण थे और क्यों? चर्चा का विषय होगा कानून व्यवस्था का नाश। इस चित्र को देख लें आप। 1946 के उन रक्त रंजित महीनों के दौरान हिंसा और आगजनी में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 के तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। उसी समय बहावलपुर पाकिस्तान में तैनात पेंडेरल मून नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। साल के आखिरी तक शासन तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला तो चौतरफा रक्तपात में डूबा हुआ था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाला जाए। वे फैसले लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। जब 10 से ज़्यादा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयारी में लगे थे।
समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमजोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदाय पर हमले भी किए। एक भी गोली नहीं चलाई गई, खून ने जुल गया। 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक दंगाइयों की भीड़ इस विशाल व्यावसायिक शहर में बेरोक टोक तबाही फैलाने दी गई। बेहतरीन बाजारों को जलाकर आकर दिए गए, जबकि उपद्रव फैलाने वालों के ऊपर एक गोली भी नहीं चलाई गई। जिला मजिस्ट्रेट अपने विशाल पुलिस बल को शहर में मार्च का आदेश दिया और उसका कोई सार्थक इस्तेमाल किए बिना वापस बुला लिया। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। इन सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी ही बहादुराना कोशिश आखिरकार रंग लाने लगी। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांतों को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका फैसला यह यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। वे पूर्वी बंगाल के नोआखली, वर्तमान बांग्लादेश से बिहार के गाँवों में और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोंपड़ पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को न मारे और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव गांव पहुंचे। उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन में बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात के फुहारों के आने जैसा महसूस किया। देहलवी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे कि अब दिल्ली बच जाएगी। ये देखें आप, वह दुखद क्षण। ये तस्वीर देखें आप। नोआखली महात्मा गांधी की एक झलक पाने को इकट्ठा गांव वालों का हुजूम। बिहार में एक दंगा पीड़ित गांव के लोग महात्मा गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते गए। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान को निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा, दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। बंटवारे में औरतें और बरामदगी। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई, मानते हुए उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बार भी सलाह नहीं ली गई। अपनी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे आप चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ते समय अंग्रेजों ने शांति बनाए रखने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी ने ऐसे दुखद दिनों में क्या किया? इस पर आप विद्यार्थी चर्चा कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लेने के लिए उनके अधिकार को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम को मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। उनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया।
यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म हुई। इज्जत की रक्षा। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की चर्चा कर लीजिए। औरतों की बरामदगी का मतलब क्या था। प्रकाश टंडन ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाब सेंचुरी के नाम से लिखा है। वहाँ उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की है। यहाँ उसका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है, लेकिन हमने जहाँ तक संभव हो मूल की भाषा और अभिव्यक्तियों को बनाए रखते हुए कोशिश की। एक घटना ऐसी हुई, बंटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मनाकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। उन लोगों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली जिंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश थे और उनसे एक बेटा भी हुआ। पर जल्दी ही अपहृत औरतों को पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में पूछताछ की। उसे इसकी खबर मिल गई और वह परिवार के साथ कलकत्ता भाग निकला। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुंच गए। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे आर्डर लेने की कोशिश की, पर कानून अपनी ही भारी भरकम चाल से चल रहा था। कलकत्ता से यह जोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गांव को भागा और पीछा करने वाली पुलिस वहां नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नज़दीक ही था। उस सिख ने अपने छोटे से बच्चे को तो अपने माँ के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटा दिया। खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। उसने ठान ली थी कि जीते जी वो अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जचकी कराई। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया। 3 दिन में वह मर गई। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उसे छीन लेंगे। इस घटना का जिक्र आप देखें। अपने घर वालों की मौत की खबर सुनकर औरतें एक दूसरे को ढांढस बंधा रही हैं। दंगों में पुरुष बड़ी संख्या में मारे गए थे। यह चित्र। हम सब आगे बढ़ते हैं। महिला इज्जत बचाने की सोच में एक अहम भूमिका अदा करे थे। इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था, जिसमें मर्दानगी जन, औरत और ज़मीन पर मालिकाने से तय होती। उत्तर भारतीय किसान समाजों में एक खासा पुराना विचार है कि मर्द का पुंसत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता है कि वह अपनी चीज़ें यानी जन और ज़मीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता है। अक्सर ये औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती हैं। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता है कि उनकी औरतें बीबी बेटी बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डाल देते। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक दी अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव के एक ऐसे दर्दनाक हादसे का जिक्र किया। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव में 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने के बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया, बल्कि कई दफ़े तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुना जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी सांचे में डालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों में जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा। किन विचारों की वजह से विभाजन के दौरान कई निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हुई और उन्होंने कष्ट उठाया। भारतीय और पाकिस्तान सरकारें क्यों अपनी महिलाओं की अदला बदली के लिए तैयार हुई? क्या आपको लगता है कि ऐसा करते समय वे सही थे? चर्चा का विषय है विद्यार्थी क्षेत्रीय विविधताएं। हम लोग जिन अनुभवों की चर्चा करें उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी इलाके में संबंधित। आइए देखें बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया। कलकत्ता नोआखली में 1946 में भी नरसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप बंगाल में सामने आया।
पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया। यह सब कुछ 1946 से 1948 के बीच महज 2 साल में हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश आज का, के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में ही पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान के ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुजाहिर अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। बंगाल में यह प्लान ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका अर्थ यह था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी, लेकिन जिसकी टीम लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल के धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमानों पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया। 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। जाहिर है कि इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में ज़बरदस्त समानताएं भी दिखाई देती हैं। दोनों की जगह औरतों व लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाके की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। ये देखें आप तस्वीर। हताश चेहरे। 1947 पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे। कहानी, कविता, फिल्म। क्या विभाजन संबंधित किसी लघुकथा, उपन्यास, कविता या फिल्म के बारे में जानते हैं? प्रायः ऐसा होता है कि बंटवारे संबंधित साहित्य और फिल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुकाबले ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाइयों को किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के जरिए समझने की कोशिश की जाती है। उनकी नीयत एक ऐसी विशाल घटना से तय होती जिस पर उनका कोई वश नहीं था। इन कृतियों में उस समय के आक्रोश व भ्रमों, लोगों को जो अजीबोगरीब रास्ते अपनाने पड़े, उनको दर्ज किया जाता है। उनमें हिंसा की भीषणता, इंसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे और हैरानी का भाव दिखता है। उनमें उस उम्मीद और उन तरीक़ों का भी जिक्र होता है जिनके ज़रिए लोग ऐसी मुश्किल घड़ियों का मुकाबला करते हैं। उर्दू के बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार सआदत हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था, लंबे अरसे तक मैं देश के बंटवारे से अपनी उथल पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूँ, पर मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने अपने आप पर तरस खाए या हताश हुए बगैर उन खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के इस समुंदर से अनोखी आब वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैंने इंसानों को मारने वाले इंसानों की एक चित्त धुन के बारे में लिखा। उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा, कुछ कातिलों के बहाए हुए आंसुओं के बारे में लिखा, जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम और इनके अलावा और भी बहुत सी बातों को मैंने अपनी किताब सियाह हाशिए में लिखा है। विभाजन संबंधित साहित्य और फिल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमिया और अंग्रेजी। इन सारी भाषाओं में इन विषय पर खूब काम हुआ। संभव है कि आप मंटो, राजिंदर सिंह बेदी, इंतजार हुसैन उर्दू, भीष्म साहनी, कमलेश्वर राय, माजूम रजा हिंदी, नारायण भारती सिंधी, संत सिंह सेखो पंजाबी, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वलीउल्लाह बंगला, ललितांबिका अंतर्ज्ञानम मलयालम, अमिताव घोष और वापसी सिधवा अंग्रेजी जैसे लेखकों को पढ़ना चाहते हो। अमृता प्रीतम, फैज और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू और बांग्ला विभाजन पर यादगार कविताएं लिखी हैं। संभव है कि इस विषय पर आप कुछ और फिल्में भी देखना चाहें। इस दिशा में आप ऋत्विक घटक, मेघे ढाका तारा और सुवर्णा रेखा, MS सत्थू गर्म हवा, गोविंद निहलानी तमस
और हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटक जिसे लाहौर नई देखा ओ जम्या ई नई को देख सकते हैं आप। क्या विभाजन से आपके राज्य या किसी पड़ोसी राज्य पर भी असर पड़ा? पता लगाइए कि इससे इलाके के मर्द औरतों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़े। उन्होंने हालात का किस तरह उन्होंने सामना किया। अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी। कराची हवाई अड्डे पर 1949 में हुई मुलाकात का ब्यौरा। डॉक्टर खुशदेव सिंह की ज़बानी। मेरे दोस्त मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गए जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे। साथ ही दोपहर का खाना भी खाया। मुझे कराची से रात 2:30 बजे की उड़ान से लंदन जाना था। शाम को 5 बजे मैंने अपने दोस्तों से निवेदन किया कि उन्होंने बड़ी फराखदिली से मुझे अपना समय दिया है। मेरी समझ से अब उनसे सारी रात रुकने की उम्मीद करना तो बड़ी ज्यादती होगी और वे यह तकलीफ़ न उठाएं। मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं और मैं जहाज़ पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूं। मैं रात के करीब 1:45 बजे उठा और जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि वे सब के सब तब तक वहीं थे। जब वे जहाज़ तक मेरे साथ आए और वे छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी भेंट की। मेरे लिए प्यार के सुमुड़ते सैलाब और इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने को मेरे पास शब्द नहीं थे। आप भाव देखें। और मदद मानवता सद्भावना। हिंसा कचरे विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है। इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियाँ उजागर की हैं कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी, नए मौक़ों के खुलासे और सदमे पर विजय की कहानियाँ हैं। इस लिहाज से खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं बिना किसी भेदभाव के कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली और कई जगहों के मुसलमानों को गांधी जी पर था। उनमें से एक मोहम्मद उमर ने खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था, पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रांगर देन हेट ए रिमेंबर्स ऑफ 1947 मोहम्मद नफरत से ज़्यादा ताकतवर होती है 1947 के आते से पता चलता है। यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि यह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया है। उनके पुराने दोस्तों धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों की कराची हवाई अड्डे पर। ये देखें, चित्र देखें आप। हर जगह शरणार्थी शिविर लोगों से भरे हुए थे और इन लोगों को केवल खाना और छत ही नहीं चाहिए थी बल्कि प्यार और सहृदयता की जरूरत थी। उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज तक गए। जहाज पर चढ़ते हुए उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेरी आंखों से आंसू छलक आए थे। ये देखें आप, इस बारे में और जानकारी जुटाई किस तरह लोगों ने विभाजन के समय एक दूसरे को मदद दी और कई लोगों की ज़िंदगी बचाई। मौखिक गवाही और इतिहास। क्या आपने उन चीज़ों पर गौर किया जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों पिरोया जा रहा है? मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायरियाँ, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे। इन सब में तकसीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों और मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे की पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था।
1946, 1950 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक समायोजन की जरूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस होलोकास्ट की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियों जो एक तरह का मौखिक स्रोत है कि एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ साथ क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियाँ हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों, विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों, फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफ़ी रोशनी पड़ती, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वाले के रोजमर्रा हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता। मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को गरीबों और कमज़ोरों, मसलन अब्दुल लतीफ़ के पिता थुआ खालसा की औरतें गेहूं के खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करने, थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थी, बिहार में बन रही सड़कों पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यम वर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशावरी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज़ दिखाई देती है लेकिन जिसे यह मालूम न था कि कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में। पेशावर में तो हमने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं। के अनुभवों की उपेक्षा के अंधकार से निकालकर अपने विषय के किनारों को और फैलाने का मौका मिलता है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता था, सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्यालय के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उनमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु हैं। वे यह कहकर इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती, उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास के बृहत्तर प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनावों का सामना किया। इस प्रकार इसमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण व कमज़ोरों के वजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों तथा मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग तरह के स्रोतों को तो ढूंढना ही होगा। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों में हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकार द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर
क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यौरे खुद ब खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए हासिल किया जा सकता है। साक्षात्कार में ही लोगों के दर्द के एहसास और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है कि इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आप बीती के बारे में बात करने को राजी ही न हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया हो। साक्षात्कार लेने वालों को किसी भी एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारियां हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती सो अलग। किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद तक बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं। यह आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस तरह से रहे, इस दौरान उनके समुदायों और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ है। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है। निष्कर्षतः विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी, ताकि हम उसे एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में देख सकें और उन लोगों के अनुभवों को समझ सकें जो उस स्याह खौफनाक दौर से गुजर रहे थे। देखिए आप, न तो सभी गाड़ी से यात्रा कर सकते थे और न ही सभी पैदल चल सकते थे। देखें आप किस तरह से वो कठिन दौर, इंसान की भूल का खामियाजा इंसान ही भुगत रहा है। विभाजन का दंश कुछ ऐसा ही रहा। काल रेखा 1930 प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर विचार पेश करते हैं। 1933-35 कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम पेश किया। 1937-39 ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आए। 1940 लाहौर में मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करती है। 1946 प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्य मिशन दिल्ली भेजता है। अगस्त मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में फैसला लेता है। 16 अगस्त कलकत्ता में हिंदू सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है। कई दिन चलने वाली इस हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1947 कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेता है और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14-15 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन होता है। भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। इसके साथ आप देखें जो प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण। 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की। कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बंटवारा बहुत अचानक हुआ। आम लोग विभाजन को किस तरह देखते हैं। विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलील क्या थी। विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। आगे देखें आप, ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया। बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे। बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदली। मौखिक इतिहास के फायदे नुकसानों को पड़ताल कीजिए। मौखिक इतिहास की पद्धतियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है। मानचित्र कार्य दक्षिण एशिया के नक्शे पर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में उल्लिखित भाग क, ख और ग को चिन्हित कीजिए। यह नक्शा मौजूद दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे से किस तरह अलग है। परियोजना कार्य यूगोस्लाविया के विभाजन को जन्म देने वाली निर्जातीय हिंसा के बारे में पता लगाइए। उसमें आप जिन नतीजों पहुँचते हैं उनकी तुलना इस अध्याय में भारत विभाजन के बारे में बताई गई बातों से कीजिए। पता लगाइए क्या आपके शहर, कस्बे, गांव या आसपास के किसी स्थान पर दूर से कोई समुदाय आकर बसा है। हो सकता है कि आपके इलाके में बंटवारे के समय आए लोग भी रहते हों।
ऐसे समुदाय के लोगों से बात कीजिए और अपने निष्कर्षों को एक रिपोर्ट में संकलित कीजिए। लोगों से पूछिए कि वे कहाँ से आए हैं, उन्हें अपनी जगह क्यों छोड़नी पड़ी और उससे पहले व बाद में उनके कैसे अनुभव रहे। यह भी पता लगाइए कि उनके आने से क्या बदलाव पैदा हुए। और आप देख लें, ये कुछ पुस्तकें हैं जिनके आधार पर इसके बारे में और विस्तार से जानकारी विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। क्रमशः देख लें विद्यार्थी। एनसीईआरटी से हमने सभी सामग्री ली है, इसलिए हम एनसीईआरटी का बार बार आभार व्यक्त करते हैं, उसके आभारी हैं। और इसी के साथ यह विभाजन को समझना चैप्टर पूर्ण होता है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको दिखाते चले उस समय के। ये सब चित्र देखें, महात्मा गांधी को देखने के लिए उमड़े हुए लोग। इन चित्रों को देखिए आप, जो दंगा फसाद, सबसे दुखद वह क्षण जब यह चित्र देख लें आप, कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव जो 3 तरह के उसने दिया था अलग अलग, ये देखें आप, महात्मा गांधी और सीमांत गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। बहुत सी विषय वस्तुएं हैं, ये मजबूरन जब पलायन हुआ लोगों का घर गृहस्थी छोड़ करके, ये सभी चित्र उसी संबंधित हैं। ये देखें आप किस तरह से ये देखें हिंसा, विभाजन अत्यंत ही दुखद। यह देखें शरणार्थी बनकर रह गए लाखों जो उजड़े। और इसी के साथ अध्याय 14 इतिहास का यह चैप्टर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव पूर्ण होता है।